हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। आज हमारी लास्ट क्लास है इस चैप्टर की और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थे, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम जिसके आंसर नहीं गिवन थे, उसके मैं आपको करा रहा हूँ तो आपको ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आज 2 कर रहे हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवा दिया है। अब इसके बाद हम अपना नया चैप्टर चालू करेंगे जिसको हम कहेंगे एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देन उसके बाद सिंगल एंट्री, इस तरीके से चलेगा ना। ये जो बड़े बड़े चैप्टर हैं जल्दी अगर खत्म हो गए तो सिलेबस ज्यादा खत्म है। सिलेबस में बचा क्या है? एनपीओ, सिंगल एंट्री, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ब्रांच और डिपार्टमेंट, हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम, ये 6 चैप्टर रह गए। अब अगर देखा जाए तो हर चैप्टर में अगर 5 क्लास भी लगाई जाए तो ओवरऑल ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 क्लास 5 दिन ऐसे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग लेजर बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम मिस्टर कमला श्रीवास्तव प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022, बैलेंस शीट एज ऑन दैट। तो बैलेंस शीट बनानी है, ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है। आपके पास डिटेल दे रखी है, परचेज सेल दे रखा है, रिटर्न भी दे रखा है, दोनों का वेजेस दे रखी है, कैरेज इनवर्ड, पावर एंड लाइट, डिस्काउंट भी दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड। डेबिट साइड में अलाउड होता है, क्रेडिट साइड में रिसीव्ड होता है। मिसलेनियस एक्सपेंस दे रखे हैं, सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो आगे ना ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको हर एक एडजस्टमेंट में ये बताया है कि अगर कभी भी एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में आती है उसके सिंगल इफेक्ट होते हैं और जिस साइड वो होगा वही इफेक्ट होगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सा क्रेडिट, कौन सा है? क्रेडिट साइड है। तो कहां कौन से इफेक्ट होंगे? क्रेडिट इफेक्ट होंगे। मतलब कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है सर, चलिए इसके बाद आता है डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन आ गया, रेंट एंड रेट्स आ गए, प्रीपेड इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है, ड्रॉइंग्स, जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा किसका होता है? ऑनर का होता है। कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस थोड़ी होता है, लाइफ कंपनी में लाइफ थोड़ी ना है, वो तो आर्टिफिशियल है, ऑनर का है। इनकम टैक्स पेड किसका होता है? ऑनर का होता है। फ्री होल्ड प्रीमाइसी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, डेटर गेटर, बीआरबीपी, ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल, कैसेट बैंक। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब डाटा बहुत ज्यादा है। प्लांट भी आपको दे रखा है एंड आपको ये एडजस्टमेंट भी ये है। एडजस्टमेंट में कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक आपको 4 लाख का दे रखा है, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया। तो इसमें देखो जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको लिए है ना, उन 2 क्वेश्चन में ज्यादातर सभी एडजस्टमेंट कवर हो रही है। स्टॉक डिस्ट्रॉय भी आ गया यहाँ पर, स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है बाय फायर 20,000 रुपए का, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट करा क्लेम 15,000 का। तो 20,000 का डिस्ट्रॉय हुआ, 15,000 का क्लेम एक्सेप्ट हुआ, तो 5,000 रुपए क्या होगा? लॉस हो जाएगा, हमारे को पीएनएल अकाउंट में जाएगा। गुड्स परचेज करा था क्रेडिट में 30,000 रुपए के, मार्च 2022 को वास भूल गए रिकॉर्ड करना, तो परचेज बढ़ जाएगी, है ना। उधार पे खरीदा है तो क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे और परचेज भी बढ़ जाएगी। परचेज के अंदर इंक्लूड है 10,000 रुपए, जो परचेज आपको दे रही है उसमें 10,000 इंक्लूड है फॉर प्राइवेट पर्पज, मतलब ड्रॉइंग्स होना चाहिए था, परचेज में डाल दिया तो परचेज कम करके ड्रॉइंग्स को बढ़ा देंगे। एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। वे आर बिल रिसीवल एंड चेक फ्रॉम कस्टमर डिसऑनर हो गया 20,000 10,000 रुपए रिस्पेक्टिवली, बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक बीआर है, बीआर है हमारे पास, बीआर पड़ा था, हमने हमारे पास बीआर पड़ा था, आज उसका पैसे देने का काम था, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब क्या है? वो पैसा अब नहीं आएगा। एक कस्टमर था जिसने हमें 10,000 रुपए देने थे, अब वो डिसऑनर हो गया, उसने हमें चेक दिया था, वो भी पैसा अब नहीं आया, मतलब जो डिसऑनर्ड हुआ उसकी कोई एंट्री नहीं करी। तो बेसिकली क्या होगा, जो चेक आपने हमें दिया होगा, आपने मुझे कोई चेक दिया, अब वो चेक आपने मेरे पास आया तो मैंने अपना बैंक बढ़ा दिया होगा, मुझे थोड़ा ना पता था वो डिसऑनर हो जाएगा। तो भाई मैं चेक डिपॉजिट कराया, जिस दिन मैंने चेक डिपॉजिट करा उस दिन मैं घर आकर मैंने अपने बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया, कैसेट बैंक। अब पता चला वो तो डिसऑनर हो गया, तो मुझे क्या करना होगा? कम करना होगा। सिमिलरली मेरे पे एक बीआर आया था, वो बीआर का पैसा आना था, वो बीआर क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, तो बीआर बड़ा होगा, मुझे क्या करना होगा? कम करना होगा। तो बेसिकली इन एंट्री में कम करना है। नेट प्रॉफिट आप बैलेंस शीट तो देख रहे हैं, तो बात की बात है। आइए सर स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस पीएनएल ट्रेडिंग बनाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट में कराऊंगा, थोड़ा शॉर्टकट मतलब ज्यादा पहले क्वेश्चन की तरह इतना और नहीं जाएंगे, थोड़ा शॉर्टकट में जाएंगे। शॉर्टकट मतलब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल दूंगा, हर बात के लिए वर्किंग नोट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल देंगे, हर बात के लिए वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे।
चलिए ये अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया। 3 बना लेता हूं, आप भी पेपर में अलग अलग बना लीजिएगा, 1 2 3। ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर पेपर में स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। अगर पेपर उनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करना हो तो फिर वो स्टेप बाय मार्किंग भूल जाते हैं, तो ये ना अपने अकॉर्डिंग से करते हैं। कोई कहता है सर अकाउंट में स्टेप बाय मार्किंग मिलती है, तो आप देखना ज्यादातर कहेंगे हाँ मिलती है। जब पेपर रिजल्ट आता है तो रिजल्ट ऐसा आता है कि भैया हमने करा होता है, आप अरेस्ट आप वाला। देखिए ऐसा होता है ना कि एग्जामिनर बहुत सारे हैं, तो कोई स्टेप बाय मार्किंग दे रहा, कोई नहीं दे रहा, मनमर्जी का चल रहा है। आप अपने पेपर मंगाना, अगर आप पास भी हो गए तब भी मंगाना, आपने देखना कि भैया क्या हुआ ये, अगर मेरे नंबर कटे हैं तो कहाँ कटे हैं, कौन कौन से नंबर पे मेरे नंबर नहीं दिया, तो कोई कई जगह पर आपको स्टेप मार्क मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेगी। तो ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई कहाँ पर मिलनी चाहिए और कहाँ नहीं मिलनी चाहिए। 1 मिनट दीजिएगा। चलिए आइए सर जल्दी से करते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3 लाख का, परचेज आपको दे रखी है 20,50,000। फिर वाले यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, सुनो फिर डालो परचेजेस। अब देखना इसमें क्या क्या लेस होगा। इसमें ऐड करेंगे पहले परचेजेस ओमिटेड, जो भूल गए थे हम करना, परचेजेस ओमिटेड। एंट्री लिखना जरा साइड में, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर उधार पर खरीदी। फिर इसमें लेस करेंगे परचेज फॉर प्राइवेट पर्पस, ड्राइंग्स होती है वो परचेज में नहीं आता, ड्राइंग्स में आना चाहिए। फिर लेस करेंगे रिटर्न, ये सब लेस करने के बाद फिर आ जाएगा बाहर। चलिए ओपनिंग स्टॉक कितना है 3 लाख, वो है 20,50,000। ये सर 3 लाख है, ये है सर 20,50,000। परचेज ओमिटेड का मतलब क्या हुआ सर, परचेज ओमिटेड का मतलब है कितनी है परचेज ओमिटेड, ये देखो 10,000 रुपए की परचेज, ये तो ड्राइंग्स है। ये है 30,000 रुपए की ओमिटेड जो भूल गए। 30,000 की परचेज यहाँ पर जुड़नी चाहिए, 10,000 की प्राइवेट पर्पस के लिए वो ड्राइंग से हट जाना चाहिए, और रिटर्न आपको दे रखा है। अच्छा अगर परचेज का नीचे डेबिट है तो रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। तो परचेज का जो रिटर्न है ना, ये रिटर्न वो क्रेडिट साइड में होता है, 50,000 यहां पर आएगा। सिमिलरली यहां पर डाल दो भैया सेल, और सेल में से आप माइनस करो रिटर्न। फिर यहाँ आएगा एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, जो बोलेंगे स्टॉक बाई फायर, याद है ना बताया था ट्रेडिंग अकाउंट। अब स्टॉक बाई फायर क्या है, ये वो स्टॉक अमाउंट डालेंगे यहाँ 20,000 रुपए, जो हमारे गुड्स जल गए। जल गए तो हमें कम करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट, क्योंकि बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। सेल कितनी है 35,40,000, उसका रिटर्न है 40,000। ये आगे जी 35,40,000 और इसका रिटर्न है 40,000, माइनस करा और यहाँ 35 लाख आ गई। ये 20,000 समझ में आ गया ना, क्यों आता है यहाँ पर स्टॉक बाई फायर, अब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक है, जिससे स्टॉक वैल्यू कम हो जाती है, कम करने के लिए क्रेडिट करना होगा। एंड यहाँ पर आ जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको कितना दे रखा है, नीचे दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख रुपए का। सर फिर आप आएगा वेजिस, वेजिस मत भूल जाना, वेजिस भी आएगी यहाँ पर। पावर आएगा, कैरिज इनवर्ड आएगा, ये 3 चीज और आएगी। वेजेस देखो, पावर एंड लाइट देखो, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस कितना है 2 लाख रुपए का, पावर एंड लाइट है 20,000, कैरिज इनवर्ड है 50,000। यह आ गया टू वेजेस। आउटस्टैंडिंग ऐड नहीं होगा इसमें, क्योंकि सिंगल इफेक्ट होगा उसका, वो भी लायबिलिटी साइड में। कैरिज इनवर्ड टू पावर एंड लाइट। वेजेस तो आपको दे रखा है, वेजेस दे रखा है 2 लाख, कैरिज इनवर्ड 50,000, वो 20,000। 2,50,000 और ये 20,000। लो सर हो गया, टोटल करो खत्म। 35 लाख प्लस 20,000 प्लस 4 लाख, 39,20,000, 39,20,000। पहले इसको कर लेते हैं, 20,50,000 प्लस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 50,000, 20,20,20,000।
39,20,000, यहाँ से 20,000 माइनस करा, 50,000 माइनस करा, 2 लाख रुपए माइनस करे, 20 लाख 20,000 माइनस करे और 3 लाख रुपए माइनस करे, 13,30,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। टू ग्रॉस प्रॉफिट 13,30,000। ठीक है जी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, आप पीएनएल बना दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर्स यहाँ आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 13,30,000, 13,30,000। अब जितने खर्चे हैं ना एक एक करके डाल दो, सारे के सारे खर्चे, जितने खर्चे हैं सारे के सारे एक एक करके डाल दो। ट्रायल बैलेंस में आ जाओ पहले, एक एक करके, ये 3 हो गया। डिस्काउंट डालो, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड 10,000 20,000, तो डिस्काउंट अलाउड 10,000 और बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 30,000, 20,000। ठीक है सर। इसके बाद आ गया मिसलेनियस एक्सपेंस 1.5 लाख रुपए, टू मिसलेनियस एक्सपेंस 1.5 लाख। सैलरी आ जाएगा 1 लाख रुपए, टू सैलरी। अभी आप मत लिखना, मैंने एडजस्टमेंट चेक नहीं करा, मैं डाल रहा हूँ बस बस ऐसे। रेंट एंड रेट्स डेप्रिसिएशन, एक डेप्रिसिएशन ये तो ट्रायल बैलेंस में और लगेगा तो अलग बात है। डेप्रिसिएशन अभी और का दे नहीं रखा, आई थिंक डेप्रिसिएशन आगे 1.5 लाख, रेंट एंड रेट्स आगे 20,000, 1,20,000, टू डेप्रिसिएशन 1.5 लाख रुपए और रेंट एंड रेट्स 1,50,000 और 1,20,000, 1,50,000, 1,20,000। और बताइए, प्रीपेड इंश्योरेंस आपको 10,000 रुपया खर्चा है, टू प्रीपेड इंश्योरेंस। ओ एक मिनट, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ये एक एडजस्टमेंट होती है और इसका नीचे है डेबिट, डेबिट साइड दे रखा है तो ये एसेट साइड पे जाएगा। डेबिट साइड दे रखा है ना तो डेबिट इफेक्ट होगा। डेबिट इफेक्ट, इसके 2 इफेक्ट होते हैं प्रीपेड के, एक तो ऐसा खर्चे में से लेस होता है, ये क्रेडिट वाला होता है पीएनएल वाला, और डेबिट एसेट साइड में जाता है, ये यहाँ नहीं आएगा, ये एसेट साइड में जाएगा, ये एसेट साइड में जाएगा। ये ड्रॉइंग्स है, ये इंश्योरेंस आ जाएगा यहाँ पर 20,000 रुपए का जो खर्चा है। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट में जाएगा, डेबिट नीचे है, एसेट साइड में आएगा 20,000 रुपए का इंश्योरेंस। इसके बाद इनकम टैक्स पे ड्रॉइंग्स है, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस एसेट है, फर्नीचर एसेट है, डेटा एसेट है, सब एसेट है। बाकी एडजस्टमेंट में आ जाइए, एडजस्टमेंट। अब जो गुड डिस्ट्रॉय हुआ 20,000 में से 15,000 का लॉस, में लॉस भी तो हुआ, तो स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर में 5,000 का लॉस हुआ, टू स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से रहेगा कि भाई 20,000 रुपए का टोटल स्टॉक था, 15,000 का क्लेम मिल गया और 5,000 रुपए का हमें नेट लॉस हो गया, ये मत भूल जाना, ये एडजस्टमेंट हो गई। अच्छा, ये 15,000 रुपए कहां जाएगा? कहीं लिखा है इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट करा है, पेड कर दिया, ये नहीं लिखा, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने, तो इंश्योरेंस कंपनी को बना देंगे डेटर, एसेट में जाएगा 15,000 रुपए। गुड परचेज करा था, इससे हमारे 30,000 से परचेज कम कर दिए तो हो चुका है, बस से क्रेडिटर बढ़ाना है, ये भी लायबिलिटी साइड में जाएगा। परचेजेस इंक्लूड 10,000, वो भी ड्राइंग्स है। पीआर और एक कस्टमर, ये भी हमारा एसेट में कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा इसका। मेरे हिसाब से तो और कुछ नहीं बचा इसके अंदर, एक बार टोटल करके देखिए, चेक करिए, कुछ है नहीं इसके अंदर। और टोटल कर लेते हैं, 13,30,000 प्लस 20,000, याद आएगा जी 13,50,000, 13,50,000। यहां आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, माइनस करेंगे 10,000, 1,50,000, 1,00,000, 13,00,000, 10,000, 1,50,000, 1,00,000, फिर 1,50,000, 1,20,000, 20,000 और 5,000, 7,95,000 का आपका नेट प्रॉफिट आ गया।
7,95,000 मैच कर गया। ठीक है सर, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ जो एडजस्टमेंट है ना वो यहाँ पर आएगी। ये हो गई आपकी लाइबिलिटी साइड। ज्यादातर स्टूडेंट को यही वाली बैलेंस शीट पसंद आती है, थर्ड शेड्यूल थर्ड के साथ मजा नहीं आता उसमें, तो याद करनी पड़ती है। ग्रुप 2 में आती है वो। ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट और माइनस करेंगे ड्राइंग। अब ड्राइंग्स को ना ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर काफी चीजें ऐड होगी। ठीक है, पहले कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो सर कैपिटल कितना दे रखा है, देखो ड्राइंग्स का कैपिटल दे रखा है 2 लाख, ड्राइंग से 50,000 रुपए, तो कैपिटल आपके पास 2 लाख हो गया। 2 लाख की आपके पास कैपिटल होगी और 7,95,000 रुपए का आपके पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये ठीक है। अब ड्राइंग्स की बात कर लेते हैं। सर पहले तो डायरेक्टली ड्राइंग्स हमें दे रखी है 50,000, ये तो लिख लो। एक तो ये हो गया 50,000, ठीक है सर। और उसके बाद अब लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कंपनी ने भरा है और इनकम टैक्स कंपनी भरा है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑनर का होता है, इनकम टैक्स पेड ऑनर का होता है जो कंपनी ने पे कर दिया, तो ये दोनों भी ड्राइंग्स होती है। 10,000 ये, 30,000 ये। ठीक है जी, यहां पर लिख लेना आप अलग से। 10,000 का इनकम टैक्स पेड। आप ड्राइंग की कैलकुलेशन अलग से दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो, अगर आपको अच्छे से दिखाना है तो ऐसे लिख सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। अगर आप और अच्छे से इसको प्रेजेंट करना चाहते हो पेपर में, ऐसे कर सकते हो। ड्राइंग एज पर ट्रायल बैलेंस, ड्राइंग एज पर ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है 50,000। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो है 10,000 रुपए। फिर आपका आ जाएगा इनकम टैक्स पेड बाई कंपनी, जो ड्राइंग्स होता है, ये आपको दे रखा है सर कितना, इसको हटा लो, इसके लिए वर्किंग नोट बना दिया ना, यहाँ लिख लो वर्किंग नोट नंबर 1। इनकम टैक्स कितना है जी, इनकम टैक्स पे 30,000 रुपए, 30,000 का इनकम टैक्स पे करा। इसके बाद परचेजिज में सुनो, परचेजिज में 10,000 रुपए जुड़ा हुआ था, प्राइवेट परचेज है वो भी ओनर की है, तो ये 10,000 रुपए भी ड्राइंग्स होती है। ओ यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये प्राइवेट परचेज। ये 30,000 है और ये 10,000 है। ये हो गया जी टोटल एडजस्टमेंट। 50, 60, 70 और ये 30, 1 लाख रुपए की ड्राइंग्स हो गई। ठीक है सर, समझ में आ गया। 1 लाख यहां से माइनस करो ड्राइंग के नाम, ये माइनस हुए और बाहर आ जाएगा। 8,95,000 हो गया, 8,95,000। अभी और सुनो सर, ये क्रेडिटर थे और परचेज ओमिटेड, वो भी तो आएगा यहाँ पर। जो भूल गया था मैं रिकॉर्ड करना, जो मैंने उधार पे खरीदी थी परचेज, उससे भी तो मेरे क्रेडिटर बड़े होंगे, बताओ सही कह रहा हूँ भाई। मेरे पे परचेज है, जो मैं परचेज करी थी मैं भूल गया उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है जी, उधार पे खरीदा था तो क्रेडिटर बड़े होंगे, तो 50,000, 5 लाख तो ये हो गया। और जो परचेज आपने उधार पे खरीदी थी वो थी मेरे हिसाब से 30,000 रुपए की, जो भूल गए थे रिकॉर्ड करना, इससे भी क्रेडिटर बढ़ेंगे 30,000 से, तो ये आ जाएगा 80,000 रुपए। और क्या क्या आएगा बताओ, और सर आप ट्रायल बैलेंस में आ जाओ, और तो कुछ नहीं है। चेक वेक भी है, ये तो बात की बात है, ये हो चुका, ये हो चुका। क्लोजिंग स्टॉक एसेट में आता है। हाँ इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम नहीं पे करना है ना, हमें मिलना है ना, तो एसेट होगी हमारी, इधर नहीं आएगा। अब आ जाओ इधर, ये जो है सबसे पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, ये दोनों के दोनों क्रेडिट साइड है। 30,000, 10,000 ये आएगा यहाँ पर। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, 30,000, 10,000। 8,95,000, 80,000 और 40,000, 10,15,000 रुपए। और क्या क्या है, और आपके पास ये हो गया, रिटर्न भी कर लिया था मैंने, क्रेडिट साइड में क्रेडिटर है वो डाल दिया। बिल पेबल 90,000 रुपए, बिल पेबल 90,000, मिस नहीं करना कोई चीज। 11,05,000 आ गया। और आपके पास ये हो गया, एक मिनट, ये कॉल आ गया।
वही मैं कह रहा हूँ, मैंने इतना यार, इतना डिफरेंस तो मेरा आ रहा है 11,05,000 रुपए, वहां आ रहा है 33 करीब। सर ये 2 लाख नहीं 20 लाख है। वही मैं कह रहा हूँ इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। 20 लाख है ये कैपिटल। एक बार ड्राइंग भी चेक करता हूँ, अब कहीं गड़बड़ ना हो जाए ड्राइंग में भी। कैपिटल है 20 लाख, ये 85,000 है, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ इतना डिफरेंस आना नहीं चाहिए। 20 लाख, 7,95,000, 695 होगा ना, तो 26,95,000 हो गया डायरेक्टली। 26,95,000, 80,000, 30,000, 10,000 और 90,000। अभी आया 29,05,000। अभी और कुछ ऐड होगा यहाँ पर। 29,500 आया अभी। 29,500 कहाँ आया है? 5 लाख और 5,30 है। 5,30,000 कैलकुलेशन मिस्टेक काफी हो रही है। 50 है, सोच रहे थे 5 लाख प्लस 30, 5,30 होता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और आपको करनी पड़ेगी। एक मिनट एक मिनट। एक चीज आपके पास और है, वो आपको यहाँ देखिए। सर जो परचेजेज आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ये परचेजेज, गुड परचेज ऑन सॉरी यार, परचेज में इंक्लूड है 10,000 फॉर प्राइवेट पर्पस। अब इसने परचेजेज मान ली, परचेज में जोड़ लिया, तो एक इफेक्ट तो देख लिया, दूसरा इफेक्ट क्या रहा होगा वो भी तो देखो। क्या बोल रहा हूं सर, समझिए कुछ इस तरीके से कि भाई इसने परचेज जो थी उसमें 10,000 रुपए जोड़ दिया, जो कि प्राइवेट पर्पस के लिए परचेज खरीदी। ठीक करा। तो हमने कोई पर्सनल यूज के लिए परचेज करी होगी ओनर ने, तो हमने अपने कंपनी के परचेज में जोड़ दिया। अब दूसरा इंपट क्या रहा होगा, एंट्री तो पूरी बताओ ना। परचेज आपने डेबिट कर दी, ये एंट्री रॉन्ग। दूसरा क्या करा होगा, दूसरा है उधार। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब आपको क्वेश्चन में ये ना बताए कि कैश परचेज है, कैश सेल है, परचेज है, तो जब क्वेश्चन में ना बताए कि कैश है क्रेडिट, तो आप क्रेडिट मानना एज पर स्टडी मटेरियल एग्जाम्पशन। ध्यान रखिएगा, आगे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आपको ये नहीं बता रखा परचेज कैश है क्रेडिट करा था, ये नहीं बताया, तो हमेशा ये बता रखा है क्रेडिट है। जब ना बताया तो क्रेडिट ही माना। अब याली परचेज जो अपने प्राइवेट पर्पज के लिए करी, ये भी तो उधार पे करी होगी। तो हमने इसकी रॉन्ग एंट्री क्या करी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करी होगी, परचेज बढ़ाया और क्रेडिटर भी बढ़ाया होगा, परचेज टू क्रेडिटर। जबकि ये ड्राइंग्स है, तो हमें क्या करना होगा, क्रेडिटर को कम करना होगा जो बढ़ा दिया था गलती से, और परचेज को खत्म करना होगा। तो परचेज कम करोगे और क्रेडिटर भी कम करोगे। दोबारा सुन लो, एंट्री क्या रही होगी, एंट्री ये रही होगी कि आपने परचेजेस बढ़ा दिया और टू क्रेडिटर, परचेजेस बढ़ाया और टू क्रेडिटर कर दिया, जबकि ये ड्राइंग्स होना चाहिए था। तो आपने इसको परचेज अकाउंट में डालकर क्रेडिटर बढ़ा दिया, तो इसको क्या करना होगा, ठीक करने के लिए रिवर्स करना होगा। तो परचेज कम मैं ट्रेडिंग अकाउंट में कर चुका, यहां पर क्रेडिटर भी कम करना होगा प्राइवेट परचेज से। सही है। तो यहां पर एक पॉइंट और आ जाएगा और फिर आपका क्लियर हो जाएगा। यहां से माइनस करेंगे परचेजेस फॉर प्राइवेट पर्पस। सर समझ में आ रहा है आपको? यहां पर आप एक चीज और माइनस कर देंगे 10,000 रुपए। क्यों? क्योंकि भाई वो ड्राइंग्स था, आपने उसको परचेज क्रेडिट परचेज मान लिया, और क्रेडिट परचेज करके आपने अपने परचेज अकाउंट को बढ़ा के क्रेडिटर को ही बढ़ा दिया। क्योंकि दोनों फैक्ट देखने पड़ेंगे ना हमें। आप उसमें बता रखा है कि प्राइवेट परचेज करी थी, उससे परचेज में 10,000 रुपए इंक्लूड है जो प्राइवेट परचेज है, तो क्रेडिटर में भी 10,000 इंक्लूड होगा क्योंकि आपने उधार पे खरीदा। ये क्वेश्चन की स्टडी मेट की एजम्पशन है जो हम पहले क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं। इसका मतलब ये आपके पास आएगा 5,20,000 रुपए। अब आपका आंसर मैच कर जाएगा। ये ठीक कर लीजिएगा, यहाँ 20 लाख था, यहाँ 20 लाख क्या कहते हैं 2 लाख की जगह 20 लाख कर दिया था मैंने, 20 लाख की जगह 2 कर दिया था, तो उसको ठीक कर दिया मैंने। तो 26,95 ये हो गया, 5,30 5 थी, 10 माइनस का 5,20 हो गया, और जोड़ लीजिए आप 26,95,000, 5,20,000, 30,000, 10,000 और 90,000। ये आ गया 33,45,000, 33,45,000। यही आपका आंसर आ रहा होगा। जरा जल्दी से आ जाइए इस पे। सर प्लांट आपको दे रखा है 5 लाख का, इस पर कोई भी डेफिनेशन नहीं गिवन है, तो सीधा सीधा प्लांट लिख दो 5 लाख का। प्लांट 5 लाख का हो गया। इसके बाद आपको क्या क्या दे रखा है, ये सारे खर्चे खर्चे खर्चे, ये भी एक्सपेंसिस है। फ्री होल्ड प्रीमाइसिस दे रखी है 10 लाख की, ये भी डालो। फ्री होल्ड प्रीमाइसिस 10 लाख। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका फर्नीचर, आपको दे रखा है 2 लाख का। फर्नीचर आपको दे रखा है 2 लाख का। फिर आप यहाँ कह लो इंश्योरेंस क्लेम, वो भी ले रहे हैं कंपनी से 15,000।
फिर आपका यहाँ पर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 4 लाख रुपए, क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख। ठीक है दोस्त, 4 लाख का क्लोजिंग स्टॉक। एंड इसके बाद अब आएगा डेटर। अब क्वेश्चन में आपको डेटर दे रखे, डेटर कितने दे रखे क्वेश्चन में? डेटर दे रखे आपके पास 4,50,000 के, 4,50,000 के डेटर दे रखे। कोई प्रोविजन, कोई बेटा वगैरह कोई चीज है देखो। ठीक है, मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया था, याद करना, जब मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन में डिसऑनर आता है, बीआर डिसऑनर हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, जो बीआर हमने बनाया होता है वो कैंसिल कर देते हैं और वापसी डेटर क्रिएट कर देते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो पहले हम किसी को माल बेचते हैं तो डेटर बन जाते हैं, फिर हम उसको बीआर इशू करते हैं, बीआर बनाते हैं, तो डेटर कैंसिल करके नया बीआर क्रिएट हो जाता है। तो बीआर डिसऑनर केस के अंदर क्या होती है, बीआर क्रिएट करने की एंट्री होती है बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर खत्म करके नया बीआर बना लेते हैं। और बीआर डिसऑनर आएगा तो उसको रिवर्स कर देते हैं, डेटर बढ़ा लेंगे वापसी और बीआर कैंसिल, कि जब तो बीआर का पैसा दे ही नहीं रहा तो बीआर हमारा एसेट मान के क्या फायदा, हम तो दोबारा डेटर बना लेंगे। तो बीआर जो डिसऑनर्ड हुआ है, बीआर जो डिसऑनर्ड हुआ उससे हमारे डेटर दोबारा बढ़ जाएंगे और बीआर कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी डबल इफेक्ट होंगे, ध्यान देना यहीं पर। ये आपका बीआर, बीआर का अमाउंट कितना दे रखा है, देखो बीआर का अमाउंट दे रखा है 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 के बीआर हमारे पास थे, जो पैसा आना था, जिसमें से बीआर को जो डिसऑनर्ड हो गया, अब जो बीआर डिसऑनर्ड हो गया उसको रखकर एसेट मान के फायदा क्या है, तो जो बीआर आपका डिसऑनर्ड हुआ कितना हुआ जरा देखिए, जो बीआर आपका डिसऑनर्ड हुआ है ये 20,000 रुपए का, वो तो अब आना है नहीं, तो उस बीआर को आपको बीआर मान के फायदा क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में जाओगे तो वो कहता है कि बीआर जो डिसऑनर्ड हो जाता है उसको बीआर से खत्म करके दोबारा डेटर क्रिएट कर लो। अब ये कहो कि हम उससे पैसा लेंगे डायरेक्टली, बीआर से हमें कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्टली किससे लेंगे, तो हमारा डेटर होगा उससे लेंगे, तो बीआर डिसऑनर्ड से डेटर बढ़ जाएंगे। ये आ जाएगा सर 80,000। ठीक है सर। अच्छा एक चीज और है, इसको थोड़ा ऊपर करो। दूसरी चीज था हमारे पास कैश था, हमारे पास क्या था, दे रखा है कैश एंड बैंक था, कितना भी कैश एंड बैंक में दे रखे 6,80,000। कैश एंड बैंक में ध्यान सुनिएगा, कैश एंड बैंक दोनों का अमाउंट है यहाँ पर 6,80,000 रुपए। हमारे पास एक चेक आया, हमारे पास एक चेक आया, मैंने बैंक में जमा कराया चेक और मैंने बैंक बढ़ा दिया, तो यहाँ पर 10,000 जुड़ा हुआ है, 680 में 10 जुड़ा हुआ है। अब बैंक वाले ने कहा कि भैया आपके अकाउंट में पैसा नहीं बढ़ा, जो पहले था वही है, हमने तो घर आके बढ़ा दिया था कि चेक, हमें क्या पता डिसऑनर्ड हो जाएगा, तो वो चेक होगा डिसऑनर्ड। तो बीआरएस समझो क्या कहता है कि जब आप बैंक में चेक डिपॉजिट करने जाते हो, चेक डिपॉजिट करा के घर आते हो, तो आप अपने बैंक को बढ़ा देते हो, आपने बढ़ा दिया था 10,000 रुपए, वो चेक हो गया डिसऑनर्ड, तो कम करोगे आप, यहां से क्या करोगे, कम कर दोगे चेक डिसऑनर्ड। 10,000 का चेक आपका कम हो जाएगा। अच्छा 10,000 का चेक डिसऑनर्ड होने की वजह से जो आपने बढ़ा दिया था वो कम कर रहा हूं मैं, तो जो पहले अकाउंट में 6,70,000 पड़े थे वही आएगा। अच्छा चेक डिसऑनर्ड हो गया तो भाई मैं अपने कस्टमर को पकड़ूंगा नहीं पकड़ूंगा, कहूंगा भाई ये जो तुमने चेक दिया है वो डिसऑनर्ड हो गया, अब तुम मुझे पैसा दोबारा दो चेक, तो वो मेरा दोबारा डेटर बढ़ जाएगा। तो ये एक ट्रीटमेंट है जो इंपॉर्टेंट है कि भाई बीआर डिसऑनर्ड से भी डेटर बढ़ते हैं और चेक डिसऑनर्ड से भी डेटर, तो डिसऑनर्ड के केस के अंदर हम उस बंदे को दोबारा पकड़ लेंगे जिसने हमें पैसा देना था, कहेंगे भाई तूने डिसऑनर्ड वाला चीज दिया है तो अब तू दोबारा हमें पैसा देगा, तो डेटर है तुम्हारा। तो इसलिए हम चेक जो डिसऑनर्ड हुआ है, आप मेरे कस्टमर हो, आपने मुझे पैसा देना है, ठीक है, आपने मुझे 10,000 रुपए देने, तो 10,000 का चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो आप मेरे डेटर थे, तो जैसे आपने चेक दिया तो मैंने डेटर में से 10,000 कम करके बैंक में डिपॉजिट करे और चेक बैंक बढ़ा दिया, तो डेटर कम हुआ और बैंक बढ़ा दिया जो आपने चेक दिया था कि भाई मैंने, अब डेटर किस बात के, जब मैंने पैसा दे दिया तो जैसे आपने चेक दिया डेटर कम करके पैसा बढ़ा दिया था, वो चेक हो गया डिसऑनर्ड, तो मैं क्या करूंगा, पैसा कम करके दोबारा डेटर बढ़ा लूंगा। सेम केस है बीआर का, बीआर जब आप मेरे डेटर थे तो आपने मुझे बीआर दिया, तो जैसे आपने बीआर दिया मैंने डेटर घटाकर बीआर बढ़ा दिया, अब वो बीआर डिसऑनर्ड हो गया तो बीआर खत्म करके डेटर दोबारा बढ़ा दूंगा, यही एंट्री है, खत्म। 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 15,000, 4 लाख, 80,000, 6,70,000, 28, 65 आ रहा है, 50, 60, 70, 80, 4,80,000 ये हो गए, 33,45,000, 33,45,000 खत्म हो गया जी क्वेश्चन। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इस पार्ट को आप ध्यान दीजिएगा। चैप्टर खत्म और अगली क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एनपीओ, और ये दोनों कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ठीक है सर। तो नया चैप्टर करेंगे, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आते हो जरूर शेयर करिए, प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है इसका,
उस प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करिए दोस्तों के साथ, बताइए उनको, और ये क्लास आप देखकर बेनिफिट लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। होपफुल आपको ये 6 क्लासेस के अंदर पूरा फाइनल अकाउंट, जो बहुत बड़ा टॉपिक है, कम से कम 25 से 30 क्लास का, वो आपको समझ में आया होगा इन 6 घंटे में। तो 25 घंटे की क्लास 6 घंटे में आपको समाप्त करा, समराइज करके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।